unit of research methodology paper, that is documentation and mechanics of writing, in which basically I will discuss the sub-unit, that is research and legal issues, originality of research, integrity of the researchers, and UGC regulation on plagiarism. Today, first of all, I will discuss about the UGC regulation on plagiarism, which is very vital for all the researchers, PhD scholars, and faculty members, or anyone those who are doing any kind of research. All, as we know that all the higher educational institute is governed by the UGC, and basically for all kind of researchers, whether he or she is doing research at primary level or he or she is doing research or he is very experienced person, in that case every person should know about the different regulations of UGC. So we will have to very much careful regarding all these rules of UGC, and we will have to work according to these regulations. Now the question is that what is plagiarism? Next. Plagiarism क्या है? Next. Next. Plagiarism is defined as the practice of directly copying and then presenting an existing production without accurate citing or referencing, and or passing off the product as one's own without permission from the original producers. आप लोगों में से सबने प्लेगरिज्म का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मैक्सिमम लोग प्लेगरिज्म रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराए होंगे. तो जब रिसर्च पेपर आप पब्लिश कराए होंगे तो अगर इजीली आपका रिसर्च पब्लिश हो गया है पेपर तो बहुत अच्छी बात है. बट अभी एक नया रूल आया है, रेगुलेशन आया है यूजीसी का 2018 में, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि आपका पेपर टोटली प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए और उसका जो परसेंटेज है 10% से लेस होना चाहिए. तो अब हमारा सवाल है कि ये प्लेगरिज्म क्या है? आप लोगों ने सुना जरूर होगा, लेकिन जब हम इसका हिंदी मतलब होता है साहित्यिक चोरी, यानी कि जब हम अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज किसी के ले लेते हैं या किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, किसी का कोई बहुत कीमती सामान चुरा लेते हैं, तो लीगली कहा जाता है कि ये चोरी है और ऐसा नहीं करना चाहिए. इसके लिए हमारे लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड है, जिसके लिए हमें पनिशमेंट मिलता है. ठीक वैसे ही साहित्यिक चोरी भी है. अगर आप किसी के आइडियाज, किसी के थॉट, किसी के थिंकिंग को ले करके और अपने रिसर्च पेपर को और उसको अपना बनाते हो विदाउट गिविंग प्रॉपर साइटेशंस और रेफरेंसिंग, मतलब उनको प्रॉपर क्रेडिट नहीं देते हैं, तो ये एक तरह से प्लेगरिज्म का इशू आता है. प्लेगरिज्म इसको कहा जाता है. लेकिन अगर आप किसी के आइडियाज, किसी के थॉट को ले करके उसको रिप्लेस करके और आप उनका क्रेडिट देते हैं, प्रॉपर साइटेशन करते हैं, तो प्लेगरिज्म के अंतर्गत नहीं आता है. तो इसको डिफाइन किया गया है. प्लेगरिज्म इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ directly copying and then presenting an existing production without accurate citing or referencing or passing off the product as one's own without permission from the original producer. आपने परमिशन भी नहीं लिया और नहीं प्रॉपर साइटेशन या रेफरेंसिंग किया. Plagiarism is the most frequent offense under the Academic Code of Conduct as a result of lack of proper acknowledgement. मतलब ये एक तरह से हम आज जब रिसर्च करते हैं एक एथिक्स के अंतर्गत आता है कि हम एकेडमिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, जिसमें से प्लेगरिज्म भी एक इम्पोर्टेंट कंडक्ट है. आप लोगों को पता होगा कि डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया है कि चाइना के बाद इंडिया एक दूसरा देश है जिसमें प्लेगरिज्म का इशू सबसे ज्यादा पाया जाता है. खासकर 2019 में द हिंदी न्यूज़पेपर में एक स्टडी प्रकाशित हुई, जिसमें आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया कि पूरे वर्ल्ड में since 1917 total number of retracted journals in the world are found around 18,000. मतलब पूरे वर्ल्ड में 18,000 आर्टिकल्स पाए गए
जो कि रिट्रैक्टेड थे, मतलब जिसमें प्लेगरिज्म के इश्यूज पाए गए, जिसमें से 982 जो जर्नल्स थे वो अपने इंडिया में पाए गए और 330 इसमें से ऐसे आर्टिकल्स थे जो रिजेक्टेड थे ड्यू टू प्लेगरिज्म इश्यूज और 118 ड्यू टू इमेज डुप्लीकेशन। तो कहीं ना कहीं हम अगर चाइना के बाद हमारा देश दूसरे नंबर पे आ रहा है जहाँ पे प्लेगरिज्म का इशू सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी हमारा रिसर्च कितना ओरिजिनल है ये आंकड़ा बता सकता है बहुत ही हद तक। और आप लोगों ने देखा भी है कि यूजीसी ने मैक्सिमम जर्नल्स को लिस्टेड किया है और काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया भी उसको इसके लिए निकाला है। और वैसे ही तुरंत 2018 में यूजीसी ने बहुत सारे रूल रेगुलेशंस बदलाए, उसी की आज हम चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में है, यूजीसी रेगुलेशन अबाउट प्लेगरिज्म। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म में जब हम प्लेगरिज्म की बात करते हैं तो बात सवाल ये आता है कि इसके कितने टाइप्स हैं, मतलब आप अपने रिसर्च पेपर में किस तरह की आर्टिकल को कैसे आपने लिखा है तो उसको डिफरेंट कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। इससे पहला है कंप्लीट एंड ग्लोबल प्लेगरिज्म। इसमें आता है कॉपीइंग एंटायर वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग दैट एज योर ओन वर्क, मतलब आपने किसी के पेपर से पूरा वर्क उनका कॉपी कर लिया उसको अपना बनाया है, तो ये ग्लोबल या कंप्लीट प्लेगरिज्म में आएगा। प्लेगरिज्म मींस रिपेयरिंग अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट, सेंटेंस, पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड। आप किसी के रिसर्च पेपर से, किसी के आर्टिकल से सिर्फ कुछ टेक्स्ट लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं या पैराग्राफ लेते हैं और उसको अपना बनाते हैं या अपना करते हैं विदाउट गिविंग प्रॉपर साइटेशन टू द ऑथर्स, तो वो पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म के अंतर्गत आएगा। तीसरा है वर्बटिंग, इसका मतलब ये कॉपी एंड पेस्ट। व्हेन वी as it is copy and paste someone's text and represent that text as your own, that is called verbatim plagiarism। means आपने क्या किया कि टोटली कॉपी और पेस्ट कर लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग रिफ्रेम भी नहीं किया, तो वो जो है आपका वर्बेटिम प्लेगरिज्म के अंतर्गत आता है। चौथा है मोज़ैक या पैचवर्क, when we copy ideas and thoughts from different sources and putting them together to create a new text and representing that text as your own text। मतलब हम किसी के आइडिया को कॉपी किए, थॉट्स को लिए डिफरेंट सोर्सेज से, किसी एक जगह से नहीं, जैसे पिछले में क्या किया कि टोटली कॉपी किसी एक का कर दिया, इसमें क्या आपने थोड़े थोड़े टेक्स्ट या मटेरियल कई आर्टिकल से आपने लिया और उसको आप रिप्रेजेंटिंग दैट टेक्स्ट एज योर ओन और आप अपना बता करके रिसर्च पेपर में उसको रखते हैं और पब्लिश कराने की कोशिश करते हैं, तो ये मोज़ैक या पैचवर्क प्लेगरिज्म आता है। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या होता है कि जब हम कोई रिसर्च पेपर ऐसे लिखते हैं कि उसके कुछ कंटेंट जो है ऑटोमेटिकली किसी रिसर्च पेपर से मैच कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, तो इसको जो है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहते हैं। फिर 6 है सेल्फ प्लेगरिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्लेगरिज्म का इशू सामने आ रहा है, खासकर यूजीसी ने 2020 में सेल्फ प्लेगरिज्म पे एक अलग से रेगुलेशन उसको निकालना पड़ा क्योंकि इसके केसेस कहीं न कहीं ज्यादा पाए गए। वो है रीयूजिंग योर ओन वर्क व्हिच यू हैव प्रीवियसली पब्लिश्ड, यानी खुद के वर्क जो आपने पहले पेपर पब्लिश कराए हैं उसके कंटेंट को आपने किसी और पेपर में सेम आपने यूज किया, यानी एक पेपर आपने पब्लिश किया, सेम पेपर को आपने थोड़े थोड़े कंटेंट चेंज करके, टॉपिक चेंज करके दूसरे पेपर के रूप में आप पब्लिश कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सेल्फ प्लेगरिज्म कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आप ही का पेपर है, आप ही की प्रॉपर्टी है, तो आप उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें, जितने तरह के चाहे पेपर निकालें, जहां चाहे पब्लिश करें, वो भी आपका प्लेगरिज्म में आएगा। यानी जब भी प्लेगरिज्म चेक किया जाएगा तो आपका जो पेपर ऑनलाइन होगा तो वो वहां से भी सिमिलरिटी मैच कर लेगा, उसको ये नहीं पता है कि वो आप ही का पेपर है। आपका पेपर है तो जरूरी नहीं आप उसको कई नाम से या कई टाइटल से पब्लिश कराएं। तो मेजर इशू जो अपने इंडिया में है वो सेल्फ प्लेगरिज्म का है, जिसकी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट
ways to avoid plagiarism. मतलब जिससे आप प्लेगरिज्म के इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं। आप लोगों के मन में बार बार सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, अगर इस तरह की चीजें हैं तब तो फिर हमारे हाथ बंद जाएंगे, हम तो फिर कोई रिसर्च पेपर लिख ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने इस प्लेगरिज्म की इशू को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें से पहला है अंडरस्टैंड प्लेगरिज्म। सबसे जो पहली आवश्यकता है कि आप प्लेगरिज्म को समझिए कि ये क्या है। हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते हैं। आज भी बहुत ऐसे डिग्री कॉलेज है, वहाँ प्रोफेसर हैं, जिनसे पूछिए कि क्या आपने अपने पेपर में प्लेगरिज्म चेक किया, चेक करके दिया। खुद मेरे आसपास ही है, तो कहते हैं ये क्या होता है, मतलब ये प्लेगरिज्म क्या है। तो इतने बड़े डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर से अगर ये सब सुनना ये प्लेगरिज्म क्या है, तो कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए एक चिंताजनक स्थिति है कि यूजीसी इतने सारे रेगुलेशंस निकाल रही है और हम प्लेगरिज्म ही नहीं जानते हैं। और जब हमारे पेपर यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिश नहीं हो पाता है तो हम बहुत ही नाराज होते हैं, बहुत ही दुखी महसूस करते हैं और यूजीसी को भला बुरा करते हैं। यूजीसी ने तो सारे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया अपना लिए, लेकिन अगर आप यूजीसी की क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो नो डाउट आपके भी पेपर अच्छी जर्नल में और अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में और अच्छे यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिश हो सकते हैं। तो पहली जो आवश्यकता है कि आप प्लेगरिज्म को समझिए कि ये क्या है। दूसरा है पैराफ्रेज प्रॉपर्ली। आप जब भी किसी का कंटेंट लेते हैं तो उसको प्रॉपर्ली पैराफ्रेज करिए, यानी अपने लैंग्वेज में आप उनकी आइडियाज को लिए या चीजों को लिए आप अपने खुद के शब्दों में उसको लिखिए और उसको पैराफ्रेज करिए और साथ में उसको साइटेशन भी दीजिए कि आपने कहीं से लिया है, किस पेज नंबर से, किस वॉल्यूम से और किसका राइटर का भी नाम दीजिए, तो आप प्लेगरिज्म से बच सकते हैं। तीसरा है स्टार्ट अर्ली, यानी जब भी आप पेपर लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको एटलीस्ट 6 महीने या साल भर पहले पेपर लिखने की या रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छा स्टैंडर्ड पेपर लिखना चाहते हैं तो उसमें प्लेगरिज्म की अवॉइड करने के लिए आपको 6 महीने या 1 साल पहले से बारीकी से एक चैप्टर को लिखिए या एक पेज को लिखिए और साथ में प्लेगरिज्म भी चेक करिए। ऐसा नहीं कि आपने 6 दिन, 1 हफ्ते या 1 महीने में पेपर निकाला। बहुत सारे लोग ऐसे आपने सुना होगा कि यार पेपर लिखना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बस हफ्ते भर में मेरा एक पेपर निकल जाता है। तो इसको अगर आप प्लेगरिज्म को अवॉइड करना चाहते हैं तो प्रॉपर साइंटिफिक पेपर लिखने में समय लगता है, एटलीस्ट 3 मंथ का तो मानकर चलिए। अगर आपकी बहुत अच्छी कैपेसिटी है तो ऐसा नहीं कि आप छपने में लिख सकते, लेकिन प्लेगरिज्म इश्यूज को चेक करते हुए लिखने के लिए मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 3 मंथ या 6 मंथ माना गया है यूजीसी के रेगुलेशन में कि एटलीस्ट आप इतना समय लीजिए एक पेपर लिखने के लिए ताकि आप प्लेगरिज्म की इश्यूज को चेक कर सके प्रॉपर्ली। फिर है प्रेजेंट योर ओन आइडिया। तो आप सब जानते हैं कि हमें जब भी रिसर्च पेपर लिखते हैं तो अपने खुद की आइडिया को प्रेजेंट करना चाहिए, किसी और का लेने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं कि आपका खुद का अपना आइडिया है, खुद का डेटा है, खुद का इंटरप्रिटेशन है, खुद का डिस्कशन है और खुद की सारी चीजें, तो फिर प्लेगरिज्म का इशू रहा ही नहीं। फिर है पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रॉपर साइटेशन। साइटेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, साइटेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, कुछ बोलते भी रहिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ हम सुन भी रहे हैं। फीडबैक भी मिलना बहुत जरूरी होता है लर्निंग के लिए। उसमें बताना कि ये चीज हमने कहाँ से ली है, जैसे मान लीजिए हमने किसी बुक से कुछ पढ़ा है तो उसको हम बताएंगे कि ये वाली बात हमने इनकी पर्टिकुलर इस बुक से पढ़ी है, इस पेज नंबर पे या जो। हाँ बताएंगे, लेकिन उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है साइटेशन का। अलग अलग एकेडमिक एसोसिएशन अलग अलग साइटेशन की फॉर्मेट बताए हैं। नेक्स्ट पेज पे हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो आपको लग रहा है कि आपने इस बुक से लिया है, इस पेपर से लिया और आपने अंत में बता दिया कि हमने यहाँ से लिया। ऐसे नहीं प्रॉपर साइटेशन कहलाता है। आपको टेक्स्ट यानी जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो जो मेन उसका पेज होता है, जैसे कि रिव्यू का चैप्टर हो गया, इंट्रोडक्शन का चैप्टर हो गया, या जो भी लिख रहे हैं तो आपको टेक्स्ट के बीच बीच में भी साइटेशन करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने आखिरी जैसे आपने बताया कि अंत में हमने बता दिया
कि हमने इस किताब से लिखी, नहीं। अगर आप अंत में बताते हैं तो फिर आपका जो बीच का मैटर है वो प्लेगरिज्म में आ जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, a citation is a formal reference to a published or unpublished sources. For example, American Psychological Association (APA). जैसे हमारे साइकोलॉजी में APA के फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है, वैसे सोशियोलॉजी, एजुकेशन या और भी डिसिप्लिन में अपने अपने कुछ स्टाइल्स होते होंगे। तो आप जैसे कि ये दिया है, द बुक यूजेस सच स्टोरीज फ्रॉम द ऑथर्स ओन। जो भी लाइन लिखने में बहुत धीमी दिख रही है, तो ये कंटेंट जो लिया गया है कहाँ नीचे रेफरेंसेस आप देखते हैं, स्टीवर्ट डी एंड साइमन, आई थिंक ये लिखा है। एक मिनट, हाँ तो अगर ये यहाँ से लिया है तो इस सेंटेंस को प्रॉपर रिफ्रेम करिए अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में, और आइडिया अगर आपको देना है, मतलब आप आइडिया ले रहे हैं, तो प्रॉपर सेंटेंस को रिफ्रेम करने के बाद आपको ब्रैकेट में आपने ये चीज कहाँ से लिया, जैसे ये फाइंडिंग, रिसर्च की फाइंडिंग है कि ऐसा पाया जा रहा है कि जॉब सैटिस्फैक्शन के लिए सैलरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर देखा गया है कि अगर इंसान की सैलरी बहुत अच्छी है तो सैटिस्फाइड है अपनी जॉब। लेकिन इस तरह की फाइंडिंग रिसर्च जर्नल में आया। आप ये फाइंडिंग को लिखेंगे ब्रैकेट में जो रेड मार्क्स से लिखा गया है कि स्टीवर्ट एंड साइमन, ये भी लिखेंगे, और ब्रैकेट में किस डेट में उनकी ये पेपर था पब्लिश 2010 ऐसे टेक्स्ट में भी लिखेंगे, और लास्ट में रेफरेंसेस में आपको कोट करना होगा। तो इस तरह की लाइन में यहाँ एक पैराग्राफ को आप प्रॉपर्ली ईमानदारी के साथ बताते जाएंगे कि हमने ये कंटेंट यहाँ से और ऐसे लिया, और नीचे भी प्रॉपर रेफरेंसिंग करते हैं, तो ये आपका प्रॉपर साइटेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म चेकर। आप लोग सुने होंगे कि प्लेगरिज्म चेकर्स, बहुत सारे प्लेगरिज्म चेक करने वाले सॉफ्टवेयर आते हैं, सुना है कि नहीं आप? यस मैम। ओरिएंटेशन हाँ, आपको इससे तो आप टोटली फैमिलियर होने जाएंगे, क्योंकि पीएचडी में जब आप पेपर लिखेंगे तो आपको प्लेगरिज्म चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो पहला जो है जो फ्री में मिलते हैं सॉफ्टवेयर, जो ऑनलाइन अवेलेबल, उसमें है डुप्लीकेटर, कॉपी लिकर, पेपर रेटर, प्लेगरिज्म चेकर, प्लैग स्कैन, प्लैग ट्रैकर एंड उर्कुन। तो इसमें रिकमेंड किया जाता है, ये बेस्ट और अच्छा माना जाता है, जो कि फ्री में अवेलेबल होता है हमारे पास। और नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम बताएंगे कि प्लेगरिज्म दैट इज पेड, मतलब पेमेंट दे करके, या पेड वर्जन जो है आपको प्लेगरिज्म का कौन से है, तो उसमें है टर्निटिन, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है। हर लगभग सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, डिपार्टमेंट में ये टर्निटिन सॉफ्टवेयर पाया जाता है। फिर दूसरा है साइबर, तीसरा प्रोटेक्ट, चौथा जो है कॉम्पिलेशन स्टूडियो, और नेक्स्ट है बिबली। इसमें सबसे जो बेस्ट टर्निटिन है, आप लोग भी जब अपनी थीसिस करेंगे पीएचडी कंप्लीट हो जाने के बाद, तो इसी का रेगुलेशन आया है कि सभी भी थीसिस की सॉफ्ट कॉपी ली जाएगी और प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लेगरिज्म चेक किया जाएगा। तो टर्निटिन सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि मैक्सिमम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट, अब हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, हम इतना सब क्यों बताएं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन की हमने बात की आपसे कि आप जानिए कि प्लेगरिज्म क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और कैसे प्लेगरिज्म इसको रिमूव किया जाए या दूर किया जाए। ठीक, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम जो बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है यूजीसी रेगुलेशन ऑन प्लेगरिज्म, जिसमें से अभी तक यूजीसी ने जो रिसेंटली दिया है 2018 में अपना रेगुलेशन दिया और 2020 में दिया, जो कि सेल्फ प्लेगरिज्म दिया। तो सबसे पहले हम 2018 की बात करेंगे। इसमें हम ये बात करेंगे कि प्लेगरिज्म से रिलेटेड यूजीसी ने कौन सी बातें बताई है। अभी बहुत ही रिसेंटली आया है हमारे सामने, जब हमारे सामने यूजीसी लिटरेचर जर्नल्स की छटनी चल रही थी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
to create awareness about responsible conduct for academic research and writing and promote academic integrity. UGC ने ये रेगुलेशन किस लिए निकाला? जिसमें पहला उसका ऑब्जेक्टिव था यह है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड राइटिंग, कि लोगों के मन एक बेस्ट एकेडमिक इंटीग्रिटी को बढ़ावा दिया जाए, लोग अपने रिसर्च के प्रति अपनी जवाबदेही, अपनी इंटीग्रिटी और कोड ऑफ एथिक्स को समझे, यानी प्रॉपर साइटेशन, प्रॉपर रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च पेपर और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, खासकर अपने कंटेंट में। उसी के साथ साथ यूजीसी ने यूजीसी लिस्टेड जर्नल भी निकाले ताकि क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। तो इस तरह के अवेयरनेस के को लाने के लिए यूजीसी ने ये रेगुलेशन लाया। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग। ये आप सब जानना है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि हम जो भी शैक्षणिक लेख लिखते हैं, चाहे हमारे रिसर्च में हो, डिसर्टेशन में हो, या अगर फैकल्टी मेंबर हम अपने खुद के प्रमोशन में जो भी आर्टिकल या पेपर पब्लिश करते हैं, लिख रहे हैं, उसमें हम प्लेगरिज्म को प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि जब अवेयरनेस रहेगी, लोग जानेंगे, लोग यूजीसी के रूल और रेगुलेशन से फैमिलियर रहेंगे, तभी अपने प्लेगरिज्म की इश्यू को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड है to establish system through education and training to facilitate this responsible conduct. To establish system through education and training to facilitate this responsible conduct. यानी ऐसे सिस्टम को प्रमोट किया जाए। सिस्टम इन द सेंस कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी ने ये रूल रेगुलेशन लाया कि आप अपने लेवल पे, यानी डिपार्टमेंटल लेवल या इंस्टीट्यूट के लेवल पे आप ऐसे सॉफ्टवेयर रखिए, ऐसे डीआरसी आरपीसी कमेटी की गठन करिए, जो रिसर्च कमेटी होती है, जो कि क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा दे सके। यानी उसने हर लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे उसने कंपल्सरी कर दिया इस तरह के सॉफ्टवेयर चेकर्स या इस तरह के प्लेगरिज्म के रेगुलेशंस को जो फीचर्स जानता है उसको एक्सपर्ट कमेटी में लाने की कोशिश, और हर रिसर्च पीएचडी थीसिस को सॉफ्टवेयर चेक होने के, प्लेगरिज्म चेक होने के बाद ही अवार्ड करने का जो उसने रूल बनाया। तो इस तरह के सिस्टम को लाने के लिए यूजीसी ने इस तरह का रेगुलेशन ले आया। Next है to establish systems to detect plagiarism and set a prevention mechanism and punishment for those who breach the responsible conduct. साथ ही यूजीसी की यह भी कोशिश है कि एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराया जाए कि जो इस तरह के प्लेगरिज्म इश्यूज को ब्रेक करता है, इसका उल्लंघन करता है, उसको पनिशमेंट के तौर पे कुछ पेनल्टीज रखी जाए। आगे हम बात करेंगे कि कितनी जबरदस्त पेनल्टी यूजीसी ने रखी है कि अगर आपके रिसर्च पेपर में 10% सिमिलरिटी है, मोर देन 40% एंड 60% है, तो किस तरह की पेनल्टी आपको लगाए जाएंगे। बहुत ही सीरियस इशू है, और एज ए रिसर्च स्कॉलर चूंकि अभी आप पीएचडी करने जा रहे हैं, तो इस तरह की इश्यूज को आपको समझने और इसे सीरियसली लेने की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट, ये है अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग। अब यूजीसी 2018 की इस रेगुलेशन में क्या है, क्या चीजें हैं, जिसमें से पहला है अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग, जिसमें यूजीसी ने ये नियम बनाया है कि HEI यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है कि सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए प्लेगरिज्म डिसीज को दूर करने के लिए। जिसमें पहला है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट shall include the cardinal principles of academic integrity in the curricula of undergraduate, postgraduate, master's degree as compulsory coursework modeling। मतलब हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्लेगरिज्म की इश्यूज या इस तरह की क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री या पीएचडी डिग्री के कोर्स वर्क में कंपल्सरी कोर्स के रूप में रख दिया जाना चाहिए, ताकि लोग या फैकल्टी मेंबर या रिसर्चर्स इसको पढ़ने और जाने। जैसे आपकी सिलेबस में रखा है यूजीसी रेगुलेशन ऑन प्लेगरिज्म, ये इसलिए ताकि आप इसको जाने, क्योंकि 2018 में ये रेगुलेशन आया और अभी आपके कोर्स वर्क में 2022 में इंक्लूड कर दिया गया। तो इस तरह का यूजीसी का मोटो है। दूसरा है include elements of responsible conduct of research and publication
publication ethics as a compulsory coursework module for masters and research scholars. ये लगभग सिमिलर टॉपिक है जिसमें कह रहा है कि include elements of responsible conduct of research and publication ethics as a compulsory coursework module for masters and research scholars. मास्टर्स और रिसर्च स्कॉलर्स जो है तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऐसा करने के लिए इसी ने बताया है कि आप अपने पीएचडी के कमिटी जो कमिटी डीआरसी आरपीसी कमिटी बनती है या जो पब्लिकेशंस की आप अपने कॉलेज में इंस्टीट्यूट की कमिटी बनाते हैं उसमें कुछ आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट या इंटीग्रिटी या रिसर्च कंडक्ट या एथिक्स को डिसाइड करिए, रूल्स बनाइए, पॉलिसीज बनाइए अपने लेवल पे और उसको आप हायर अथॉरिटी से प्रूव कराइए, तभी आप क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स इन ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको अपने प्रोफेशन में यानी कि जॉब में आने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद एक कंपल्सरी कोर्स करना होता है प्रमोशन के लिए। वो है पहला जो है ओरिएंटेशन कोर्स और दूसरा है रिफ्रेशर कोर्स। तो ये यूजीसी द्वारा बनाया गया ही रूल है कि आप ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज जो कराते हैं उसमें प्लेगरिज्म की इश्यूज को इन्वॉल्व करिए, इंक्लूड करिए और उस पर लेक्चर्स कराइए या डिफरेंट तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराएं ताकि रिसर्चर या फैकल्टी मेंबर्स अधिक से अधिक इस इश्यू से अवेयर हो सके। नेक्स्ट ट्रेन स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर एंड स्टाफ फॉर यूजिंग प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स एंड रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स, यानी सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरह के प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स से फैमिलियर कराया जाए। ऐसा कौन करेगा? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट करना है। तो नेक्स्ट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल एस्टैब्लिश facility equipped with modern technologies for detection of plagiarism। वही बात कर रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने की आवश्यकता है। जैसे हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर की बात की, ऐसा नहीं कि आप बैठ के मैनुअली पेन और पेपर लेकर के सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कही है। फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल encourage students, faculty, researchers and staff to register on international research रजिस्ट्री सिस्टम। सभी के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए कहा गया है कि वो अपने यहाँ फैकल्टी, स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये इस तरह का इंटरनेशनल रिसर्चर्स रजिस्ट्री सिस्टम को कंपल्सरी कर दें, जिसमें वो प्लेगरिज्म इश्यूज को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएं। नेक्स्ट वेज टू अवॉइड प्लेगरिज्म। इससे पहले जो मैंने वेज यानी तरीके बताए वो अपने खुद के हैं कि आप अपने पर्सनल लेवल पे कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, प्लेगरिज्म के इश्यू को दूर कर सकते हैं। बट यूजीसी में क्या तरीके बताए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें दिया गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल डिक्लेयर एंड इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म यूजिंग एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर सो एज टू एंश्योर दैट documents such as thesis, dissertation, publications or any other such documents are free of plagiarism at the time of their submission। ये कंपल्सरी किया गया है सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी को कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर को अपने पास रखें, जिससे कि जब उनके यहाँ से डिसर्टेशन या पीएचडी थीसिस अवार्ड हो तो उससे पहले वो प्लेगरिज्म चेक करें और उसका एक सर्टिफिकेट भी लें, जिसमें ये मेंशन हो कि आपकी थीसिस चाहे सुपरवाइजर हो या रिसर्च स्कॉलर हो, इस बात का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें कि उनकी थीसिस पूरी जो है प्लेगरिज्म फ्री है। तो सोचिए आने वाले दिनों में क्या अभी से रिसर्च करना कितना कठिन हो गया है, आप ही जान सकते हैं। खासकर आप ही लोगों के लिए नहीं, रिसर्च सुपरवाइजर के लिए भी। आप तो रिसर्च कर रहे हैं लेकिन करा तो हो रहे हैं, इस तरह की जवाबदेही उनको भी है, वो प्लेगरिज्म फ्री थीसिस और डिसर्टेशन ले आए। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म एज डिफाइंड अबव shall be made accessible to all engaged in research work including students, faculty, researchers and staff। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं या इस तरह के जो भी मैकेनिज्म जो प्लेगरिज्म से रिलेटेड बनाए जा रहे हैं, चाहे टर्निटी हो या उर्कुंड हो, इन सब से
इसको इतना इजी कर दिया जाए कि हर स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये इजीली अवेलेबल हो, ताकि वो अपने अपने रिसर्च पेपर्स को आसानी से चेक कर सकें। खासकर बीएचयू में हमने देखा है कि अगर हम लोग मेरी थीसिस या हम लोग जो भी रिसर्च पेपर्स होते थे, वहाँ के सॉफ्टवेयर से हम लोग अगर एक एप्लीकेशन के थ्रू और अपनी सॉफ्ट कॉपी या पेपर का सॉफ्ट कॉपी भी भेजते थे, तो वो उसकी एक आईडी और पासवर्ड मिलती थी सुपरवाइजर को, तो उसके थ्रू हम लोग चेक कर लेते थे, या हर रिसर्च स्कॉलर्स वो अपने सुपरवाइजर के थ्रू चेक कर लेता था। तो इस तरह की चीजों को हर फैकल्टी मेंबर, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए यूजीसी ने कहा है। Next, every student submitting a thesis, dissertation or any other such documents to the higher education institute shall submit an undertaking indicating that the document has been prepared by him or her and that the document is his her original work and free of any plagiarism. इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब भी आप थीसिस सबमिट करेंगे, आपको एक तरह का डिक्लेरेशन या एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जिसमें ये बताना होगा कि आपकी थीसिस जो है प्लेगियरिज्म फ्री है। इस तरह का सर्टिफिकेट आपकी थीसिस में भी लगानी होगी और एक कॉपी से सबमिट करेंगे, ताकि प्लेगियरिज्म यदि इन फ्यूचर पाया जाता है तो आपकी पीएचडी रद्द भी की जा सकती है, भले पीएचडी ऑलरेडी क्लोज हो गई है। इसके लिए रेगुलेशन जो है आगे दिया गया, उसी बेस में ये बात कर रहे हैं। Next, the undertaking shall include the fact that the document has been checked through obligation detection approved by the higher education. ऐसा नहीं है कि आपने खुद से कर दिया कि हमारा प्लेगियरिज्म चेक हो चुका है और हमने आपका सर्टिफिकेट जमा कर दिया, नहीं। अंडरटेकिंग में आपको ये बताना होगा कि किस सॉफ्टवेयर से आपने प्लेगियरिज्म चेक किया है। Fact that the document has been duly checked through a plagiarism detection tool approved by the higher education institute. वो टूल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड होना चाहिए। इट मींस हर एकेडमिक इंस्टीट्यूट में एक प्लेगियरिज्म डिटेक्शन टूल है या रखा गया है, उसी से डिटेक्शन उसका होना चाहिए। आप पर्सनली नहीं कर सकते, जैसे कि सीएसएम यूनिवर्सिटी में भी होगा और हमारे बीएचयू में भी था, जिसमें हम लोग अपनी थीसिस के सॉफ्ट कॉपी सबमिट किए थे, जो कि प्लेगियरिज्म चेक करने के लिए रखा गया था। नेक्स्ट है, higher education institute shall develop a policy on plagiarism and get it approved by its relevant bodies and authorities. The approved policy shall be placed on the home page of the higher education institute website. मतलब सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक पॉलिसी डेवलप करनी होगी प्लेगियरिज्म पे और उसको अप्रूव कराना होगा अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो आरडीसी या जो कमिटीज होती है एक्सपर्ट की रिसर्च के या जो अथॉरिटीज है, और उसको अप्रूव पॉलिसी शैल बी प्लेस्ड ऑन द होम पेज ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी खुद के वेबसाइट पे, चाहे वो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, खुद के वेबसाइट पे उसको अपलोड भी करना होगा, ताकि सभी रिसर्च स्कॉलर्स इस चीज को जान सके कि कौन कौन सी पॉलिसी उनके रिसर्च कंडक्ट कराने वाली कमेटी ने बनाई है और वो उसी को फॉलो करके अपनी रिसर्च करें। फिर नेक्स्ट है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल सबमिट टू इनफिल्मेट a soft copies of all master's research programs, dissertations and theses within a month after the award of degree for hosting in the digital repository under the शोध गंगा repository। आप सब जानते हैं कि हम लोग जो thesis सबमिट करते हैं तो सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए कंपल्सरी कर दिया है इसलिए कि आप अपने आप की थीसिस या डिसर्टेशंस की एक सॉफ्ट कॉपी या एक कॉपी जो है शोध गंगा रिपोजिटरी पे सबमिट करेंगे, ताकि वो सभी के लिए उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल क्रिएट इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। दिस शैल इंक्लूड डिसर्टेशन, थीसिस, पेपर, पब्लिकेशन एंड अदर इन-हाउस पब्लिकेशंस। मतलब सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सिर्फ थीसिस या मास्टर्स डिसर्टेशंस के कॉपी ही या उसका एक सेट ही नहीं रखना है, बल्कि सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक ऐसा create institutional repository on institute website which shall include dissertation, thesis and publications and other in-house publications। यानी उस इंस्टीट्यूट के अंदर in-house publication के अंदर जितने टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके जितने पेपर्स निकल रहे हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, थीसिस हो, डिसर्टेशन हो,
चाहे वो रिसर्च पेपर हो, थीसिस हो, डिसर्टेशन हो, उन सबको अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रखना होगा। इसके लिए उसको खुद का एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी डेवलप करना होगा या क्रिएट करना होगा। फिर नेक्स्ट है सिमिलरिटी चेक्स फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम प्लेगरिज्म। यानी जब हम प्लेगरिज्म चेक करते हैं तो ऐसे कौन कौन से कंटेंट है जो प्लेगरिज्म से फ्री रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी। पहला है द सिमिलरिटी चेक्स फॉर प्लेगरिज्म शैल एक्सक्लूड द फॉलोइंग। इसमें से फर्स्ट है all quoted work reproduced with all necessary permissions under permission and or attributions। मतलब जितने quoted work हैं reproduced with all necessary permissions and attribution, जो आप परमिशन लेकर के या उनकी रिफरेंसिंग कर करके आप जो चीजें रखी उन सारे सभी चीजों को प्लेगरिज्म से बाहर रखा गया। दूसरा है all references, bibliography, table of content, preface and acknowledgements। सभी रेफरेंसेस यानी आपका जो रिसर्च पेपर होगा उसमें जो आप लास्ट में रेफरेंसेस देते हैं, बिब्लियोग्राफी एंड टेबल ऑफ कंटेंट जो आप लिखते हैं, प्रीफेस जो हम थीसिस में आभार लिखते हैं, एंड एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीजें प्लेगरिज्म के अंतर्गत नहीं रखी जाएगी। यानी अगर आपने थीसिस सबमिट किया है तो आपकी थीसिस के ये पोर्शन जो है प्लेगरिज्म में नहीं आएंगे, सिर्फ आपका जो ओरिजिनल रिसर्च वर्क है वही आएगा। फिर नेक्स्ट है all generic terms, laws, standard symbols and standard equation। जितने generic terms मतलब जो universal terms यूज आप कर रहे हैं, laws, standard symbols जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीधे साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल, मतलब ये जो जेनरिक टर्म्स है इस तरह की जो चीजें वो प्लेगरिज्म फ्री रखी जाएंगी। ऐसा नहीं कि इसमें भी सिमिलरिटी शो करना होगा। फिर नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन चूंकि इस रेगुलेशन में दिया गया है तो हमको पढ़ाना होगा और आपको भी जानना होगा। वो ये है कि डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, डिपार्टमेंट लेवल पे एक एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल की स्थापना करने के बाद यूजीसी इस रेगुलेशन में करता है, जिसमें उसने कहा है कि all departments in higher education institute shall notify a DAIP whose composition shall be as given below। मतलब सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो डिपार्टमेंट हैं उनको एक डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। किस लिए? रिसर्च के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए या रिसर्च की क्वालिटी रिसर्च के लिए, जिसमें से एक मेंबर एक चेयरमैन होगा जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, अपने डिपार्टमेंट का हेड वो चेयरमैन होगा इस कमेटी का या पैनल का। जो दूसरा है मेंबर और सीनियर एकेडमिशियन फ्रॉम आउटसाइड द डिपार्टमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस पैनल में जो मेंबर होगा एक सीनियर एकेडमिशियन होगा जो कि डिपार्टमेंट के बाहर का होगा, जिसको वो अपना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नॉमिनेट करेगा। तीसरा है मेंबर अ पर्सन वेल वर्स्ड विद एंटी प्लेगरिज्म टूल्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करेगा इस कमेटी में जो कि एंटी प्लेगरिज्म टूल से टोटली फैमिलियर होगा। ये बहुत अच्छी बात कही गई, मुझे तो बहुत अच्छी बात ही लगी कि एक ऐसे मेंबर को भी उन्होंने इंक्लूड करने की बात कही है कि जो एंटी प्लेगरिज्म टूल से अच्छी तरह से परिचित होगा ताकि वो इस तरह के काम को अच्छे से कर सके। फिर है द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉइंट बी एंड सी शैल बी 2 इयर्स। जो बी और सी मतलब जो मेंबर्स की बात कही उनका जो टेन्योर 2 इयर्स का होगा। द quorum for the meeting shall be 2 out of 3 members including chairman। टोटल 3 मेंबर्स हैं, लेकिन जब इनकी मीटिंग होगी तो 2 या 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए इंक्लूडिंग चेयरमैन, यानी एक चेयरमैन और इन 2 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर। फिर है द DAIP shall follow the principles of natural justice while deciding about the allegation of plagiarism against the institute, students, faculty, researcher and staff। अब ये DIP तो बन गई, DAIP का गठन हो गया, लेकिन यूजीसी ने इसको क्यों बनाया और काम क्या करेगा? तो उसके फंक्शंस को बता रहा है कि द DAIP shall follow the principles
of natural justice while deciding about the allegation of plagiarism against students, faculty or researcher. कि स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्च स्कॉलर्स और स्टाफ के लिए जो भी प्लेगरिज्म पे आरोप प्रत्यारोप होंगे, उनके जो केसेस होंगे, इश्यूज होंगे, उनको एक नेचुरल जस्टिस के तहत डिसाइड करेगा। नेचुरल जस्टिस मतलब बहुत हार्शली नहीं, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो एथिक्स होती है, आप सब लोग भी एथिक्स की बात हम कल की क्लास में करेंगे, तो उसके तहत आप अपने यहाँ की रिसर्च को कराएंगे, रिसर्च को फैसिलिटेट करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप ह्यूमन बीइंग पे रिसर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उनकी इंटीग्रिटी और ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए आप रिसर्च कंडक्ट करते नहीं। तो ये DEIP ये डिसाइड करेगी क्या इस तरह की कोड ऑफ एथिक्स या नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए रिसर्च हो रहा है या नहीं। फिर दूसरा है द DEIP shall have the power to assess the level of plagiarism and recommend penalty accordingly। DEIP को ये भी पावर दी DEIP ने कि DEIP shall have the power to assess the level of plagiarism। ये सभी के अपने डिपार्टमेंटल जितने भी रिसर्च पेपर्स होंगे, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स के हो, स्टूडेंट्स के हो, रिसर्चर्स के हो, सभी के प्लेगियरिज्म लेवल को खुद डिसाइड करेगा एंड रिकमेंड पेनल्टीज अकॉर्डिंगली, और उसके लिए पेनल्टी भी यही लगाएगा। तो काफी मतलब कह सकते हैं कि बहुत छूट दे दी गई है। अगर इस तरह की पेनल्टी लगाने की छूट CSM यूनिवर्सिटी को मिल जाए या कॉलेज के जो डिपार्टमेंट है उनको मिल जाए, पता चलेगा कि सबकी PhD रुक जाए। क्योंकि एक तो होता है कि किसी यूनियन को बनाया और एक होता है कि इंडिपेंडेंटली उसको फॉलो करने की जब बात आती है तो किसी के PhD थीसिस में और उस तरह के प्लेगियरिज्म इश्यूज मिलने पे पेनल्टीज की जब बात कर रही है तो पेनल्टीज देखेंगे। मैं लास्ट में इसका डिस्कस बहुत खतरनाक पेनल्टीज है। अगर आप सोचेंगे तो मतलब काफी सीरियस है कि कभी कोई रिसर्च स्कॉलर्स की PhD रद्द करने की बात कही गई है। कुछ केसेस में जो रिसर्च सुपरवाइजर है उनकी इंक्रीमेंट रोकने की बात कही गई है और इवन वो 2 या 3 साल तक रिसर्च सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं। और जिनके पेपर में इस तरह के प्लेगियरिज्म इश्यूज पाए गए उनके लिए भी पेनल्टी रखी गई है कि उनकी रिसर्च पेपर्स उस जर्नल में या फर्दर किसी जर्नल में पब्लिश नहीं होगी। तो इस तरह की पेनल्टी अगर किसी ने बनाई है और इसको उसने DEIP को सौंप दिया है कि आप भी इसको लगा सकते हैं अपने लेवल पे, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में रिसर्च करना कितना कठिन होने जा रहा है। फिर नेक्स्ट, the DIP after investigation shall submit its report with the recommendation on penalties to be imposed to the IAIP within a period of 45 days from the date of reception of the ये बहुत टेक्निकल और डीप की बात है कि DIP अपने सारे रिपोर्ट जो है जो एलिगेशंस लगाए गए हैं रिसर्च पे उसको अपने से ऊपर वाले अथॉरिटी यानी कि IAIP को सबमिट करेंगे। IAIP मींस इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, जिसके हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, यस, एम आई ऑडिबल? यस आ रही है मैम। यस मैम आ रही है मैम। क्रिकेट हो रहा है। ओके, वेरी गुड। आप लोग इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस या रेगुलेशंस को सुनकर सीरियस हो रहे हैं कि नहीं? कुछ काफी स्ट्रिक्ट है। अब जो नेक्स्ट है कि इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, मतलब वो तो डिपार्टमेंटल थी, जैसे कि आपका कॉलेज हो गया या डिपार्टमेंट लेवल पे। अब क्या है इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे PhD कंडक्ट हो रही है जैसे हमारे यहाँ CSM यूनिवर्सिटी, तो उस लेवल पे कैसा पैनल है? यह कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल नोटिफाई IAIP whose composition shall be given as below। कैसे? इसलिए इसका क्या कंपोजिशन होगा? अ चेयरमैन, जिसमें प्रो VC लीड सीनियर एकेडमिशियन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दूसरा होगा मेंबर, वो सेम उसी की तरह है, सीनियर एकेडमिशियन अदर देन चेयरमैन टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हेड होगा वो एक सीनियर एकेडमिशियन को इसमें मेंबर के रूप में रखेगा। फिर तीसरा है वन मेंबर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द HEI, मतलब खुद के इंस्टीट्यूट से बाहर से एक हेड को नॉमिनेट करेगा एज अ मेंबर। फिर नेक्स्ट मेंबर जो होगा अ पर्सन वेल वर्ल्ड विद एंटी प्लेगरिज्म टूल्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द HEI, यानी एंटी प्लेगरिज्म टूल्स में जो वेल वर्ल्ड होगा, जो ख्याति प्राप्त या जो बहुत ही एक्सपर्ट होगा,
उसको रखा जाएगा एज अ मेंबर इस पैनल या कमेटी में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डीआईपी एंड आईएपी, ये उन्हीं के इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने की कोशिश की गई है। द चेयरमैन ऑफ डीआईपी एंड आईएआईपी शैल नॉट बी द सेम, दोनों के चेयरमैन सेम नहीं होने चाहिए। द टेन्योर ऑफ द कमिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन शैल बी 3 इयर्स, इनके जो टेन्योर होगा 3 इयर्स का होगा। द quorum ऑफ द मीटिंग शैल बी 3 out of 4 मेंबर्स, ये आप जानते हैं। द आईएपी शैल कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ डीआईपी, आईएआईपी को डीआईपी की रिकमेंडेशन को फॉलो करना होगा। द आईएआईपी शैल आल्सो इन्वेस्टिगेट cases of plagiarism as per the provisions mentioned in these regulations। आईएआईपी भी प्लेगरिज्म के इन्वेस्टिगेशंस करेगी। हाँ, जैसे डीआईपी को उसने पावर दिया है, इनको भी दिया गया as per the provisions mentioned in these regulations, जो इस रेगुलेशन में जो इसी रेगुलेशन में दिए गए हैं उनको फॉलो करने या उनको पेनल्टीज या सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने का पावर उसने आईआईपी को भी दिया है। The IAIP shall follow the principles of natural justice while deciding about the allegation of plagiarism against its students, faculty, researchers and staff। इसको आप जानते हैं। फिर नेक्स्ट है The IAIP shall have the power to review the recommendations of DIP including penalties with justification। IAIP को ये भी पावर दिया गया है कि वो DIP द्वारा मिलने वाले सभी पेनल्टीज को रिव्यू करेगा विद ड्यू जस्टिफिकेशन के साथ, कि मतलब वो सही है कि नहीं है। अगर इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं फॉर प्लेगियरिज्म तो क्यों लगाए गए, उसके रीजंस क्या है, क्या कुछ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी हमारा बहुत ही लिबरल है, हमारे प्रति बहुत एक तरह से कहते हैं, कभी कभी हमारे लिए बहुत वो दयालु साबित हो जाता है कि वो अपने यहाँ से निकलने वाले बच्चों की पीएचडी को इस तरह के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की बात आती है, बहुत सारे प्लेगियरिज्म के इश्यूज पाए जाते हैं, तो वो कुछ जस्टिफिकेशन के साथ उसको चाहे सुपरवाइजर हो चाहे पीएचडी कराने वाली कंडक्ट कराने वाली डीआरसी या किसी कमिटी हो, ड्यू जस्टिफिकेशन मतलब कुछ जस्टिफिकेशन के साथ उस पेनल्टीज को कम कराती है या पीएचडी थीसिस को पास करा देती है। फिर नेक्स्ट द आईआईपी शैल सेंड द रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड द रिकमेंडेशंस ऑन पेनल्टीज to be imposed to the head of the higher education within the period of 45 days। वो जो DIP हमने पढ़ा है लगभग वही चीजें इसमें भी हैं। The IAP shall provide a copy of the report to the persons against whom inquiry report is submitted। फिर नेक्स्ट हम आप लोगों को उस पेनल्टीज पे ले जाना चाह रहे हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। डिटेक्शन, रिपोर्टिंग, हैंडलिंग ऑफ प्लेगियरिज्म, कैसे हम प्लेगियरिज्म को डिटेक्ट करें, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें प्रॉपर, एंड हैंडलिंग ऑफ प्लेगियरिज्म, उस इश्यूज को कैसे हैंडल करें। पहला है इफ एनी मेंबर ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी सस्पेक्ट्स, मतलब एकेडमिक कम्युनिटी का कोई भी मेंबर सस्पेक्ट होता है यानी प्लेगियरिज्म इश्यूज में आता है, विद एप्रोप्रिएट प्रूफ दैट a case of plagiarism has happened in any document, he or she shall report it to the departmental academic integrity panel। मतलब किसी भी मेंबर्स के साथ अगर इस तरह का संदेह होता है खुद के प्लेगियरिज्म खुद के थीसिस या पेपर प्लेगियरिज्म इश्यूज को लेकर के, तो वो क्या करेगा, he or she shall report it to the departmental academic integrity panel, उसको अपने डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल को रिपोर्ट करना होगा, बिल्कुल ईमानदारी से करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जान के छुपा लें, नहीं आप बच नहीं सकते हैं इस पैनल से। फिर नेक्स्ट है अपॉन रिसीप्ट ऑफ सच कंप्लेंट और एलिगेशन द DIP shall investigate the matter and submit its recommendations to the institutional academic integrity panel, that is IAIP or the NCI। मतलब जो भी DIP को रिसीव हुए हैं कंप्लेंट ऑफ एलिगेशन, मतलब जो प्लेगियरिज्म के एलिगेशन या आरोप प्रत्यारोप या जो भी इश्यूज उसको प्राप्त हुए अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज के अंतर्गत, तो वो उसको क्या करेगा, शैल इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस टू द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। वो IAIP को यानी IAIP यानी आपका हो गया यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो उसको सूचित करेगा। और आपकी यूनिवर्सिटी को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी हो गए,
हाँ, और बाकी कॉलेज में तो कॉलेज के डिपार्टमेंट को इस तरह की छूट नहीं है। हाँ, कॉलेज का अपना एक अलग हो सकता है। यूनिवर्सिटी के लिए डिपार्टमेंट लेवल पे हो गया। अगर आप कॉलेज में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे आपका पूरा कॉलेज एक तरह से डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी उसमें आ जाएगा, तो हर कॉलेज को इस तरह की रिपोर्ट को IIPL यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होगा। फिर अपॉन रिसीप्ट ऑफ सच कंप्लेंट और एलिगेशंस द DRP should investigate the matter and submit its recommendations to the institutional academic को जो हो गया है। All such cases will be investigated by the IAIP और इन सब केसेस की जांच जो है IAIP द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज या मोस्ट इम्पोर्टेंट रेगुलेशन जो हमें दिखी कि इससे आपको फैमिलियर रहना है हर रिसर्च स्कॉलर को, जिसमें है पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशंस। कि अगर आपने कोई भी आर्टिकल लिखा है, चाहे वो आपकी थीसिस हो या कोई रिसर्च पेपर हो, तो उसमें जो प्लेगरिज्म है, सिमिलरिटी, या आपने कोई कंटेंट कहीं से लिया है विदाउट साइटेशन, या किसी का आइडिया या किसी की थॉट, किसी के डाटा, किसी की क्वेश्चन को लेकर के आपने उनको क्रेडिट ना देकर खुद का कहा है, तो जिसको हम साहित्यिक चोरी कहते हैं। अगर इस तरह का प्लेगरिज्म केस आपके साथ होता है, तो जब आप पेपर रिसर्च पेपर भेजते हैं बाहर पब्लिश होने के लिए, तो वो पब्लिशर जो है, अगर टर्निटिन या फिर उर्कुन या इस तरह के जो रिलायंस सॉफ्टवेयर है उसके तहत अगर आपके पेपर में रिसर्च पेपर में प्लेगरिज्म चेक करता है, तो जो सिमिलरिटी रिपोर्ट आती है या जो प्लेगरिज्म का रिपोर्ट आता है वो परसेंटेज के रूप में आता है। ठीक, चाहे वो यूनिवर्सिटी में आपने अपनी थीसिस सबमिट किया, क्योंकि थीसिस डिग्री अवार्ड होने से पहले आपको थीसिस सबमिट करनी होगी और एक सॉफ्ट कॉपी भेजना होगा जिसको भी सॉफ्टवेयर में लगाकर प्लेगरिज्म चेक किया जाएगा। तो अगर आपने वहां भेजा है कोई रिसर्च पेपर दिया है, तो क्या पेनल्टी है उसको देखिए। पहला है लेवल 0, जब आपका प्लेगरिज्म अप टू 10% होगा, बहुत ही मिनिमम एक तरह से अप टू 10%, तो नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं रखी गई, तब आप बच गए, आपकी थीसिस अवार्ड हो गई, आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया और पब्लिश हो गया। फिर दूसरा है लेवल 1, जिसमें प्लेगरिज्म अप टू 10% to 40% है। अगर आपके पेपर या थीसिस में 10 to 40% की सिमिलरिटी पाई जाती है या प्लेगरिज्म पाया जाता है, तो इसके लिए कौन सी पेनल्टी रखी गई है? फॉर थीसिस एंड डिसर्टेशन, फॉर थीसिस एंड डिसर्टेशन सिमिलर हो गया है। Dissertation of or received by the student within the time period of activity month। अगर किसी से सबमिट कर रहे हैं डिसर्टेशन, तो resubmission of revised by the student within the time period not exceeding 6 months, तो 6 महीने का आपको समय दिया जाएगा और आप किसी को वापस आपके पास या पेपर भेज दिया जाएगा डिसर्टेशन का जो है इसकी रिपोर्ट कि आप लीजिए और रीसबमिट करिए, फिर से इसको प्लेगरिज्म चेक करके और सही करके दीजिए, आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। फिर फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, अगर आपने कोई पेपर लिखा है या कोई आर्टिकल लिखा है और पब्लिश कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे पब्लिशर आपको क्या कहेगा? विड्रॉल ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट बाय द कैंडिडेट, आपको कहेगा विड्रॉ करने के लिए, मतलब वापस ले जाइए और आप इसको अपने पास रखिए, चाहे तो आप इसको करेक्ट करके दोबारा दीजिए। हालांकि लोग लिबरल होते हैं, करेक्ट करने का टाइम देते हैं और जैसे ही आपने करेक्ट कर लिया दोबारा ले भी सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर में, आपकी थीसिस में सिमिलरिटी या प्लेगरिज्म का रिपोर्ट का परसेंटेज कितना है। तो ये तो रही 10 to 40% की बात। अब लेवल 2 में वो आता है प्लेगरिज्म अप टू 40 to 60%। अगर आपके थीसिस में या रिसर्च पेपर में 40 to 60% का प्लेगरिज्म है, तब क्या होगा? ये काफी सीरियस केस है। इसमें दिया है फॉर थीसिस एंड डिसर्टेशंस students will be debarred from submitting the revised script for a year। इसके पहले में 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मना कर दिया जाएगा फ्रॉम सबमिटिंग द रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर एक साल के लिए, एक साल के लिए रोक दिया जाएगा। फिर दूसरा है फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशंस, अगर आप पेपर या आर्टिकल पब्लिश कराते हैं तो वहां पे पब्लिशर क्या कहेगा? द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड to withdraw the manuscript and be denied the right to one annual increment।
मतलब अगर वो फैकल्टी मेंबर है तो जैसे हम लोग की जॉब में इंक्रीमेंट मिलता है, तो एक एनुअल इंक्रीमेंट हमारा डिनाई कर दिया जाएगा, देने से मना कर दिएगा। द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ द रिमेनिंग स्लिप, मतलब आप पेपर पेपर को आप हटा लीजिए, वो पब्लिश नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हमने कहा हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। and will be asked to withdraw the rest and be denied the right to one annual event। आप एक annual event दिए जाएंगे along with not being allowed to be a supervisor to be a supervisor to any new masters, MPhil, PhD students scholar for a period of 2 years। Oh my God, supervisor के लिए बहुत बड़ी सजा कि वो 2 साल तक कोई भी PhD या MPhil या मास्टर्स रिसर्च स्कॉलर को सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। And along with not being allowed to be a supervisor, मतलब इंक्रीमेंट तो क्या हम लोग के लिए है, सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, एक एनुअल इंक्रीमेंट, और साथ में उनको सुपरवाइजर बनने से भी मना कर दिया गया, वो अपने भीतर सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं 2 साल तक के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेवल 3। एक मिनट, जो लेवल 3 है इसमें प्लेगरिज्म अगर आप अप टू 60% आउट यानी 60% या उससे भी ज्यादा आपका प्लेगरिज्म रिपोर्ट आता है तो वो आएगा लेवल 3 में। इसके लिए क्या पेनाल्टी रखी गई है, फॉर thesis and dissertations the registrations for the program for the students shall be cancelled, totally cancelled, कोई चांस नहीं, आपका thesis जो है कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि 60% एंड अबव बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने पीएचडी किया है 5 साल 6 साल तक इतने मेहनत से और आपकी थीसिस में 60% या उससे ज्यादा की सिमिलरिटी है, मतलब आपने कुछ काम ही नहीं किया तभी तो इसमें सिमिलरिटी आ रही है या इतनी सारी चीजें आ रही है। तो इसमें यूनिवर्सिटी को या जो DAIPI AP कमिटी है, पैनल है, उसको क्या राइट दिया है यूजीसी ने कि द रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स है कैंसिल कर दिया गया। फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन जो पेपर पब्लिश कराते हैं उसमें 60% या उससे ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है, तब क्या होता है, द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट एंड बी डिनाइड अ राइट टू 2 एनुअल इंक्रीमेंट्स इन सक्सेशन। आप अपने पेपर को हटा लीजिए, आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया गया, और साथ ही ये बात जब DAIPI को पता चलती है तो वो उनके 2 एनुअल इंक्रीमेंट को रोक देता है अगर वो फैकल्टी मेंबर हैं तो। along with not being allowed to be a supervisor to any new masters or MPhil PhD students scholar for a period of 3 years। पहले जो 2 साल था 2 years था, इसको 3 years कर दिया। 3 years तक आप कोई भी रिसर्च स्कॉलर्स को सुपरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, other circumstances where plagiarism is observed। पहला है पेनाल्टी ऑन रिपीटेड प्लेगरिज्म। इसका ये मतलब है कि जब आपके पेपर में या थीसिस में बार-बार प्लेगरिज्म आ रहा है तो पेनाल्टी ऑन रिपीटेड प्लेगरिज्म ये लागू होता है कि आप बार-बार आपको रिजेक्ट किया जा रहा है आपके पेपर को या आपके थीसिस को, कहा जा रहा है इसको सही से करके लाइए, और बार-बार आपका जो प्लेगरिज्म इश्यूज आ ही रहा है, इसका मतलब है कि आपने कुछ काम नहीं किया है टोटली और न ही इसको आप करेक्ट कर पा रहे हैं। गलती तो किया है, सुधार भी नहीं पा रहे हैं, तब आपकी पेनाल्टी और बढ़ा दी जाती है, और वो ये है कि फॉर थीसिस एंड डिसर्टेशन the punishment for plagiarism would be that of 1 level higher than the previous level committed by the students। Where plagiarism of highest level is committed, then the same punishment as given for the highest level shall be operative। इसमें क्या है कि अगर बार-बार इस तरह का आ रहा है केस प्लेगियरिज्म का, तो जो जैसे मान लीजिए 20% आया या 30% आया या अप टू 60%, तो जो 60% के लिए जो पनिशमेंट या पेनाल्टी जो लगाया है उससे डबल कर दिया जाएगा, या फिर जो 40 या 60% के जो पेनाल्टीज हैं कि सुपरवाइजर को क्या है कि 2 years, जैसे 40 और 60% अगर सिमिलरिटी है तो 2 साल के लिए आप सुपरविजन नहीं कर सकते किसी रिसर्च स्कॉलर का। तो ये हो गया। और
अगर बार बार आता है तो इसी लेवल को डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 2 साल था तो 2 से बढ़ाकर 4 साल कर दिया जाएगा कि आप 4 साल तक सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे। यानी जो पिछले लेवल की पेनाल्टीज थी उस परसेंटेज में जो क्राइटेरिया रखा गया है उससे डबल कर दिया जाएगा अगर आपका ये प्लेगरिज्म जो है बार बार रिपीट हो रहा है। जिसमें से है for academic and research publications the candidate will be asked to withdraw manuscript and be punished for the plagiarism of one level higher than the lower level of committed by him or her. In case where plagiarism of highest level is committed, then the punishment of the same shall be operative. यानी just double punishment academic और research publications में भी मिलेगा। फिर in case level 3 offense is repeated, then the disciplinary action including suspensions, termination as per service rules shall be taken by the higher education institute. यानी यदि लेवल 3 के जो ऑफेंस बार बार रिपीट होता है तो क्या होगा, सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन एज पर सर्विस रूल्स शैल बी टेकन बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सस्पेंशन या टर्मिनेशन का जो भी रूल बनाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, फिर अब बात हम इस बात की करेंगे, ये तो रही कि आपकी डिग्री अवार्ड नहीं हुई है पीएचडी की, यानी आप अवार्ड करने के लिए प्रयासरत हैं और आपके थीसिस में इतना प्लेगरिज्म इशू पाया गया। अब हम बात करते हैं पेनल्टी इन केस वेयर द डिग्री और क्रेडिट हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड। यदि आपने डिग्री ले लिया है, भाई आप पीएचडी करके चले गए, मिठाई भी बांट दिया, वाइवा भी करा लिया, सबको लंच ब्रेकफास्ट सब करा दी, जैसे पीएचडी में कराया जाता है ना सबमिशन के दिन या फिर वाइवा के दिन, और आप उस डिग्री को लेकर खुशी खुशी चले गए, आपको लगा मेरी पीएचडी हो गई और अब मुझे मिल गई मुक्ति। लेकिन नहीं, आपने जो थीसिस सबमिट किया है अगर प्रॉपर उसको चेक किया जाता है तो बाद में भी आपको बैक होना पड़ सकता है। फॉर थीसिस एंड डिसर्टेशन if plagiarism is proved at any point later than the date of award of degree or credit, as the case may be then the student's degree or credit shall be put in abeyance for a period recommended by IAIP and approved by the head of the institute। यानी अगर आपका प्लेगरिज्म इश्यूज पाया जाता है या प्रूव हो जाता है कि आप 60% या मोर देन इतना है या बहुत ज्यादा है, तब जब आपकी डिग्री अवार्ड हो जाए उसके बाद तब आपके साथ ये होगा कि आपकी डिग्री जो है क्रेडिट या डिग्री जो है आपकी रख दी जाएगी, स्टॉप कर दी जाएगी तब तक के लिए जब तक कि जो टेन्योर डिसाइड करता आईएआईपी और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर अ पीरियड ऑफ रिकमेंडेड बाय, मतलब जितना समय कि भाई 1 साल 2 साल 5 साल तब तक के लिए आप इनकी डिग्री को रोक के रखते हैं ताकि वो उसका फायदा मिले। फायदा इन द सेंस, मान लीजिए किसी इंटरव्यू में जाए जहां आपको पीएचडी अवार्ड होने पे सिलेक्शन के चांसेस है या आपको पॉइंट्स बढ़ जा रहे हैं, आपकी जो हाई स्कूल इंटर बीएड इस तरह का आपको मेरिट बनाया जाता है, तो पीएचडी अगर अवार्ड है तो आपको 2 नंबर या 5 नंबर और ऐड जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो डिग्री है छीन जाएगी, यानी कि रोक दी जाएगी कुछ सालों के लिए, यानी जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो अवार्ड मिलता है वो नहीं मिलेगा और आप इसका फायदा नहीं ले पाएंगे जब तक कि ये डेट डिक्लेयर न करे आईएपी या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। फिर फॉर academic and research publication, इस केस में क्या होगा, if plagiarism is proved on a later than the date of benefits or credit obtained as the case may be, then his or her benefits or credit shall be put in abeyance for a period recommended by IAP approved by the head of the institute। सेम केसेस में भी होता है कि उस पीरियड जिसको डिक्लेयर करे आईएपी और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, उस टाइम के लिए आपके जो पेपर्स के जो पॉइंट्स मिल रहे हैं या क्रेडिट वो रद्द कर दी जाएंगे, रोक लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने सितंबर में पेपर पब्लिश कराया और सितंबर में वो पब्लिश हो गया और हमारा जो है प्रमोशन होना है जिसमें हमें पेपर पब्लिकेशन चाहिए, और सितंबर में अगर मिल जाता कहीं से पेपर पब्लिश हो जाता हमारा तो हमें पॉइंट या प्रमोशन में हमें फायदा हो जाता। लेकिन अगर आपको प्लेगरिज्म में ये वाला केस इस तरह का केस आता है तो आप उस पीरियड के लिए जो कि आईआईपी डिसाइड करती है इस तरह के बेनिफिट्स आप नहीं ले पाएंगे और कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया जाएगा। फिर है प्रोसीजर इन केस ऑफ प्लेगरिज्म वेयर द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और एनी हेड मेंबर ऑफ द डीएपी, डीआईपी और आईएपी आर इन्वॉल्व।
मतलब ऐसे केस में क्या रूल है प्लेगरिज्म का, where the head of the institute or head of member of the DIP or IAP are involved, जब उस केस में वो इन्वॉल्व है, अब कैसे इन्वॉल्व है ये बताया जाएगा। हेड, a suitable action to be taken against the head by the controlling authority of the SEI in line with these regulations. A suitable action to be taken against the head by the controlling authority of the SEI. SEI के कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा हेड के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हेड का इन्वॉल्वमेंट या फिर DIP IAP का इन्वॉल्वमेंट से यही मतलब है कि मान लीजिए इस तरह का केस पाया जाता है, कहा जाता है कॉलेज में मिलकर के किया, डिपार्टमेंट में मिलकर किया, सुपरवाइजर ने मिलकर किया, तो अगर आप इन सब इंस्टीट्यूट का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाता है तो इनके लिए भी कुछ तैयार रखी है या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखा गया। अथॉरिटी ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन लाइन विद दीस रेगुलेशंस will head DIP IAP a suitable action to be taken as recommended by the IAP and approved by the competent authority. Members DIP IAP, the members shall excuse himself or herself from the meeting where the her case is being discussed, investigated. मतलब उनको मीटिंग से बाहर रखा जाएगा जब उनका इस तरह का केस डिस्कस हो रहा होगा। नेक्स्ट, अब तो ये था यूजीसी रेगुलेशन 2018, इसकी हमने अब तक चर्चा की। अब रिसेंटली 2020 में जब आप कोरोना की लहर से या कोरोना से बहुत तेजी से हम सब प्रभावित हो रहे थे या बहुत प्रताड़नाएं झेल रहे थे या बहुत सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हमारे सामने थे, तो यूजीसी ने अपना एक रेगुलेशन ले आया। यूजीसी ने बहुत इन 2018, 19, 20 में बहुत ताबड़तोड़ कुछ तरह के चेंजेस किए हैं जो हम पूरे एकेडमिक फ्रेटर्निटी के लिए एक विषय है। तो एडीसी ने क्या किया, 18 का जो रेगुलेशन दिया था उससे भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उसने तुरंत 2020 में एक और रेगुलेशन ले आया और वो था सेल्फ प्लेगरिज्म। उसको लगा कि ये सबसे ज्यादा जो केसेस ये इश्यूज हैं सेल्फ प्लेगरिज्म को लेकर के हैं, तो उसने उसके लिए और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ले आई। सेल्फ प्लेगरिज्म की हमने बात की थी कि आप खुद के रिसर्च पेपर जो पब्लिश किए हैं उसके कुछ कंटेंट को लेकर के या पेपर को किसी और नाम से दूसरी जगह पब्लिश कर रहे हैं, इस तरह का पेश कर रहे हैं, तो सेल्फ प्लेगरिज्म में आएगा। तो यूजीसी ने इस तरह के ये 2020 में जब ले आया, इसमें बताया गया कि reproduction in part of or one's own previously published work without adequate citation and proper acknowledgement and without adequate citation and proper recent work as new and original for any academic advantage amounts to text recycling, ये बहुत ही ब्लर दिख रहा है। तो इसमें उसने यही बात कही, मेंशन की है कि आपके अपने कौन-कौन से वो सारे पेपर्स हैं जिसमें से आपने कंटेंट लिया है, किस किस पोर्शन के लिए क्या-क्या आपको करना होगा वो बताया है। फिर दिया टेक्स्ट रिसाइकलिंग, सेल्फ प्लेगरिज्म, अगर आपने अपने टेक्स्ट को रिसाइकिल किया, ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि हमने तो बहुत सारे चेंजेस करके पब्लिश कराए थे, नहीं, उसको भी उसने बिल्कुल क्लियर कट किया है कि रीपब्लिशिंग द सेम पेपर और रीपब्लिश्ड एल्सवेयर विदाउट ड्यू एंड फुल साइटेशन। अगर आपने ऐसा किया तो खुद का भी साइटेशन दे सकते हैं, तब तो आप बच जाएंगे। और पब्लिशिंग स्मॉलर एक्सेप्टेड वर्क फ्रॉम अ लॉन्गर एंड प्रीवियसली विदाउट ड्यू एंड फुल साइटेशन, तो ये सारे इश्यूज आते हैं। उसमें इसने क्या कहा है, सेल्फ साइटेशन do not add any numbers to the individual citation index or highlight in global academia। मतलब अगर सेल्फ प्लेगरिज्म का इशू है तो आपको या जो भी फैकल्टी मेंबर है उनको इस तरह का कोई भी फाइन नहीं मिलना चाहिए, उसको रोक दिया जाना चाहिए। तो ये तो रही 2020 की सेल्फ रेगुलेशन की बात। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद उद्धव जी आपको इसके बाद की स्लाइड शेयर करनी है। हाँ, प्लेगरिज्म रिपोर्ट, क्या आप लोग प्लेगरिज्म रिपोर्ट इससे पहले कभी देखा है या जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह का प्लेगरिज्म रिपोर्ट आपके सामने कभी आया है या आपके खुद के पेपर में या किसी और के पेपर में देखा है? कोई बताया या सब लोग हमें लग रहा है आप मीटिंग हो गए हैं? ऐसा हम लोगों को ओरिएंटेशन वाले दिन दिखाया गया था। जब हमारा प्री पीएचडी का ओरिएंटेशन था उस दिन दिखाया गया था। अच्छा,
दिखाया जाता है। यानी कि मैं इसलिए एग्जाम्पल को ले लूँ ताकि आप लोग फैमिलियर रहें कि मान लीजिए अगर आपने कोई रिसर्च पेपर भेजा है और किसी सॉफ्टवेयर से अगर वो चेक होकर के आता, मान लीजिए आपने किसी जैसे कि अभी हमने पेपर भेजा था इंडियन जर्नल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, इंडियन जर्नल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। तो चूंकि पहले उस जर्नल में क्या था कि पेपर इजीली पब्लिश हो जाता था। जब हम लोग पीएचडी में नए नए थे तो एलिमेंट्री डेटा पे हम लोगों ने कुछ पेपर्स निकाले थे और बड़े आराम से पब्लिश हो गए। इस बार जब हम 2019 मतलब सितंबर में हमने भेजा था तो बड़े आराम से, जितने आराम से होते थे उतने आराम से नहीं हुए। वही पब्लिशर, वही पेपर, वही जर्नल, सब कुछ सेम, वो पेपर वापस आया रिजेक्ट होकर के नहीं, सिमिलरिटी रिपोर्ट, ये मेरा ही पेपर है, सिमिलरिटी रिपोर्ट उसमें यानी कि प्लेगरिज्म रिपोर्ट आया। इसमें उसने उन्होंने बात कही कि ये जो है आपकी चीजें जो है कहीं ना कहीं से सिमिलर दिख रही है और उसका रिपोर्ट भी शायद इस पेपर की बात नहीं है, इसमें नहीं है, किसी वो तो दूसरा पेपर था क्योंकि ये स्टूडेंट्स फ्यूचर अनसर्टेनिटी हमने ये नहीं था। तो उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट लगा करके भेजी कि ये पेपर एक्सेप्ट हो सकता है अगर इसकी जो है प्लेगरिज्म रिपोर्ट लेस देन 10% होगी, जो हम लोग आप लोगों को दिखाया कि 10% में लेस देन 10% सिमिलरिटी होने पे कोई पेनल्टी नहीं है। तो हम लोग मेरे वजह से थोड़ा सा वो पेपर ऐसा था चल कि जो तुरंत इजीली एक्सेप्ट करता था, लेकिन अब क्या है उनके ये रूल्स, और सिर्फ वही नहीं इस तरह का हर पब्लिशर कर रहा है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2018 में अगर यूजीसी ने रिसेंटली रूल ले आया है कि आपको प्लेगरिज्म चेक करके ही पेपर एक्सेप्ट करना है, तो उनकी भी जवाबदेही है। और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स की जो क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर दिया तो इसलिए भी चीजें बहुत टफ हो गई हैं। तो हुआ कुछ नहीं क्योंकि प्रॉपर साइटेशन कुछ जगह पे नहीं थी, कुछ चीजें थी जो हमने बताया कि प्रॉपर अगर साइटेशन, क्योंकि हमने खुद जब प्रॉपर साइटेशन कर दिया, कभी कभी लापरवाही से कुछ चीजें हम लोग बहुत केयरफुली नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर कोई रूल नहीं है तो हमने किसी के कंटेंट को उठाया और ब्रैकेट में उनका नाम दे दिया, लास्ट में दे दिया, लेकिन कुछ चीजें जब मिसिंग हो जाती है, आपका साइटेशन जो है हमने कहा प्रॉपर नहीं है, अगर आपने सेंटेंस को अच्छे से रिफ्रेश नहीं किया है या जो आपने फॉर्मेट उनका गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं किया है तो उससे सब कुछ वो आपके प्लेगरिज्म स्पीच में आ सकता है। तो इस तरह के केसेस है, और जैसे ही उसको मिनिमाइज करके यानी रिड्यूस किया तो बिलो 10% आ गया और पेपर तुरंत एक्सेप्ट हो गया, पब्लिश हो गया। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस तरह के रिपोर्ट आएंगे आपके भी पास अगर आप पेपर भेजते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद की स्लाइड। हाँ, और इस तरह के कुछ केसेस आएंगे। There are 53% similarity index, 41% internet sources, 19% publications and ये क्या 0% स्टूडेंट्स पेपर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ऊपर का जो पेपर था इससे पहले जो स्लाइड थी ऐसे कलर करके आया था। इससे पहले वाली स्लाइड जरा दिखाएं। एक चीज में बताना मैं भूल गई, इसमें आप देख रहे होंगे जो लिखा स्टूडेंट्स फ्यूचर अनसर्टेनिटी, इसमें रेड मार्क से 1 1 1 3 जगह लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि ये डिफरेंसेस को बता रहा है, यानी ये बता रहा है कि ये जो नंबरिंग हमने बंद किया है इसका जो ये पूरा सेंटेंस जो हमने कलर किया है रेड से ऊपर वाला, ये कहाँ से लिया गया है इसकी डिफरेंसिंग बता रहा है कि इसको आपने यहाँ से लिया है। जो दूसरा वाला रेड है उसको भी बताएगा, तीसरे वाले को भी बताएगा। अब कहाँ से लिया है वो आप खुद देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यही वाला, इसके पहले वाले उसमें ये बताया है कि जो पहला था वो medcaroline.com से लिया गया है। दूसरा जो है रंजना चौधरी कोविड-19 पैंडेमिक मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ऑफ इंटरनेट माइग्रेंट, यहाँ से लिया गया जिसमें 6% सिमिलरिटी है। तीसरा जो रेफरेंसेस उन्होंने पॉइंट आउट थर्ड किया था वो इंद्राणी चक्रवर्ती एंड प्रस्टेंजित मैटी, यहाँ से लिया गया है। और टोटल जो है आपके पेपर में 53% सिमिलरिटी है, इसमें से 41% इंटरनेट सोर्सेज से है, 19% पब्लिकेशन से है और 0% जो है या वो यहाँ पे कोई परसेंटेज मेंशन है वो स्टूडेंट्स के पेपर से है। इट मींस कि आपके पेपर में या किसी के पेपर में अगर 53% सिमिलरिटी है
तो आप समझ सकते हैं जो आखिरी स्टेज थी 40 to 60 अबव की कैटेगरी में आ जा रहे हैं, यानी कि टोटल आपका पेपर रिजेक्ट। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिमिलरिटी जो दिखा रहा है 50% सिमिलरिटी इंडेक्स, ये बिलो 10 या 10% होना चाहिए, तब तो आपकी थीसिस एक्सेप्ट होगी, अवार्ड होगी या पेपर एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज आपको भी रिजेक्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, क्या आप लोगों ने ऑनलाइन इस तरह का पेपर देखा जिसमें रिट्रैक्टेड लिखा हुआ है? किसी ने देखा है? नहीं देखा है? नो मैम। इसका मतलब ये है कि इस तरह का ऑनलाइन पेपर उपलब्ध है, तो मतलब आप में उस पेपर में प्लेगरिज्म का इश्यूज है और वो पेपर जो है टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया है पब्लिशर्स के द्वारा। उन्होंने इसको रिट्रैक्टेड मतलब जैसे खतरे का संकेत लिख दिया है, यानी ये पेपर सही नहीं है। ये एक तरह से वार्निंग साइन होता है ऑथर्स के लिए कि उनके पेपर में अगर प्लेगरिज्म इश्यूज आता है तो वो रिट्रैक्टेड लिख करके ऑनलाइन अवेलेबल करा देते हैं, ताकि अगर उनके जर्नल का ये आर्टिकल रिट्रैक्टेड फॉर्म में है तो कोई भी पर्सन जो रिसर्च स्कॉलर जो ऑनलाइन इसको पढ़ रहा है वो अलर्ट हो जाए कि इससे हमें कंटेंट नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रिट्रैक्टेड है। तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं जिसे हमें लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए ताकि आप फैमिलियर हो, क्योंकि आप पीएचडी के फेज में हैं और जाने ही वाले हैं कुछ दिनों में पीएचडी करना। फिर नेक्स्ट, अभी लास्ट स्लाइड है जो कि है कंक्लूजन कि यूजीसी ने जो रेगुलेशन ले आया उसका निष्कर्ष क्या निकला, मतलब वो कहना क्या चाहता है, क्यों ले आया। इससे पहला है the UGC regulation on plagiarism are drafted to meet every need of maintaining quality and integrity in the academic circuits। UGC का मेन मोटो है इंडिया में अपने कंट्री में एक क्वालिटी एकेडमिक इन्वायरमेंट को प्रमोट करना, क्वालिटी रिसर्च को ले आना, क्वालिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना और सो एंड सो। आप लोग देख रहे होंगे जो आपकी प्री पीएचडी कोर्स वर्क है, इससे पहले कभी इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ कराई गई थी? नहीं ना। जो वाइस चांसलर का ऑर्डर है कि वीडियो रिकॉर्ड किए जाएंगे और ई कंटेंट के रूप में डेवलप किया जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना होगा और प्रॉपरली कोर्स वर्क अटेंड करना होगा और सुपरवाइजर्स या जो टीचर्स उनके लिए भी गाइडलाइंस है कि आप प्रॉपर पीपीटी प्रेजेंटेशन करें और आपका वीडियो या लेक्चर जो रिकॉर्ड किया जाएगा पहले की तरह नहीं कि आप एक पेपर ले आए पढ़े और बच्चों को पढ़ाए चलिए। ये क्वालिटी रिसर्च या क्वालिटी एकेडमिक इन्वायरमेंट को प्रमोट करने का यूजीसी का ही एक तरीका है जिसको कि हर एकेडमिक इंस्टीट्यूट को फॉलो करना आवश्यक बताया गया। अब आप सोचिए कि आप लोगों के इनिशियल फेज में इतनी स्ट्रिक्टनेस है या ये कहिए कि इतनी अच्छाइयां हैं कि आप प्रॉपर्ली क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप जब पीएचडी में जाएंगे तो आपके लिए पीएचडी कितना परफेक्ट तरीके से कराने की कोशिश ये यूनिवर्सिटी या चांसलर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला इसका मोटो या यूजीसी का यही उद्देश्य था कि टू प्रमोट और मेंटेन क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी इन एकेडमिक सर्विस। फिर नेक्स्ट था है विद दिस रेगुलेशंस द इंस्टीट्यूशंस हैव a core responsibility to ensure working in direction of curbing the plagiarized contents and uphold academic integrity. With this regulation, the institution has a core responsibility to ensure working in direction of curbing plagiarized content. ये रेगुलेशन उसने इसलिए भी ले आया कि जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं चाहे वो अपने एमफिल या पीएचडी या एमए की डिस्कशन करा रहे हैं तो वो अपने सभी कंटेंट को प्लेगराइज करें, उसको चेक करें और एक क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करें, यानी कि एजुकेशनल यानी एकेडमिक डिपार्टमेंटल और कॉलेज लेवल और हाई एजुकेशनल लेवल पर तो है ही, मतलब इन एवरी लेवल ऑफ सेक्टर को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश के लिए किया गया। This third, with access to unlimited information on a subject matter, it is easy to compile the content without putting effort of analyzing the content for relevance. ये आप जान रहे हैं। Then as the however with strict regulations, the author will be under the liability to ensure original creation which will ultimately have the author with overall academic and intellectual growth.
मतलब इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी पीएचडी करेंगे टू एंश्योर ओरिजिनल क्रिएशन। आपका जो क्रिएशन होगा, जो पीएचडी में जो कंट्रीब्यूशन होगा बिल्कुल ओरिजिनल होगा। तो कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी को प्रमोट करने के लिए जिससे कि ये सारे इसी ने ले आया कि आपकी खुद में ऑथर विद ओवरऑल एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ताकि आपका खुद का भी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सके। यानी अगर इसके आगे कहा जाता है हमारे इंडिया में अगर कोई रूल्स या लॉ नहीं रखता गया, लॉ एंड ऑर्डर, तो हम बिल्कुल स्वच्छंद हो जाते हैं। अगर हम रोड पर ही गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमें हमारे लिए रूल रेगुलेशन न रखी जाए तो देखिए कि हम कितने अपने मन से हर काम को करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे लाइफ की छोटी छोटी चीजों के लिए रूल एंड रेगुलेशंस है, तो रिसर्च के फील्ड में जो इसमें की खामियां पाई जा रही थी, और चाइना के बाद इंडिया एक दूसरा कंट्री है जिसमें प्लेजरिज्म की इश्यूज यानी कि डुप्लीकेट रिसर्च आर्टिकल्स या डुप्लीकेशन इन पीएचडी या रिसर्च, इस तरह के जब केसेस सामने आए तो कहीं ना कहीं यूजीसी को भी निश्चित रूल एंड रेगुलेशन को लाने की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो यूजीसी लिटरेचर जर्नल्स की बात कर रहे हो, चाहे आप ये स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में कोर्सेज क्लास की बात हो, चाहे इस तरह की पेनल्टीज या रेगुलेशंस की बात हो। या कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम सब ने खुद ही इस तरह के रेगुलेशन को लाने के लिए यूजीसी को बाध्य किया, यानी हम खुद ही इतने स्वच्छंद हो गए थे कि प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के साथ रिसर्च करने के लिए गाइडलाइंस के आना यूजीसी को जरूरी हो गया। नाउ थैंक्स। अब किसी को कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो वो फ्रीली पूछ सकता है। कैसा लगा आप लोगों को आज का लेक्चर? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा था और एंड वेल डिजाइन था, तो थैंक यू मैम। तो आप वेलकम। कुछ नहीं, ये पीडीएफ प्लीज ग्रुप में अवेलेबल करा दीजिएगा। हाँ, इसको ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, मैंने आपको शेयर कर दिया है। और आपको अगर यूजीसी के रेगुलेशंस जानने हैं तो यूजीसी की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको यूजीसी के रेगुलेशन वेबसाइट पे भी इसकी पीडीएफ उपलब्ध होगी, जो अभी रिसेंटली यूजीसी ने 2018 या 2020 में लिया है, उसको आप पढ़िएगा केयरफुली। तो कहीं ना कहीं चीजें अभी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन का एक एग्जांपल है जो आपकी कोर्स की क्लासेस चल रही थी प्रॉपर्ली, और आने वाले समय में इम्प्लीमेंटेशन के और भी जबरदस्त चांसेस हैं, क्योंकि अभी तो 18 में रेगुलेशन आया, फिर 19-20 में हमारी जो कंट्री है उसके बाद के कुछ समय में कोरोना को लेकर के काफी हम सब परेशान रहे हैं। उसी दरमियान आपकी रिसर्च की क्लासेस स्टार्ट हुई या पीएचडी में आए, तो कहीं ना कहीं अभी हम बढ़ रहे हैं इस रूल के तहत। हमने बताया ना कि हमने जो जिस जर्नल में पेपर जब भेजा तो आराम से एक्सेप्ट हो गया। जब हम 2019-2020 में जब भेज रहे हैं तो 2 बार पेपर जब वापस आया, तो जब पेपर आपका रिजेक्ट होता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको रिजेक्ट करके आपको हतोत्साही या आपके क्षमताओं को कम नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आपके रिसर्च को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इतने परसेंट सिमिलरिटी है, इतने परसेंट प्लेगरिज्म है, आप इसको करेक्ट करके ले आइए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप तुरंत उसको उसके प्रॉपर साइटेशन पे जाइए, प्रॉपर रिप्लेस प्रॉपर वे करिए, और आपका अगर ओरिजिनल डेटा है तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, फिर आपके सारे पेपर्स और ऑटोमेटिकली इजीली एक्सेप्ट हो जाएंगे।